So in this video here I will discuss some DB ED. Now let us start. देखिए, स्त्री पुरुष भेदभाव का झगड़ा घर में ना हो, ये यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए एक बहुत अच्छी बात, देखिए लैंगिक समानता की भाष युगों से चली आ रही है। स्त्री पुरुष कितने समान हैं, स्त्री पुरुष कितने समान है, कितना उस किसमें कितना भेद है, कौन आगे कौन पीछे, ये सब सवाल वर्षों से चले आ रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार इस समय 90% पुरुष ये मानते स्त्रियाँ कमज़ोर होती है और पुरुष प्रभावशाली। इस पढ़ने लिखने के युग में भी लगभग 60% पुरुषों का ऐसा कहना है कि स्त्रियाँ पुरुष के बराबर नहीं हो सकती। ये झगड़ा तब भी था जब गांधारी विवाहित होकर, गांधारी महाभारत की बात हो रही है, जब गांधारी विवाहित होकर आई थी तब वे देख सकती थी, उन्होंने देखा कि उनका पति जन्मांध है। गांधारी के भाई शकुनी ने भड़काया कि भीष्म के दबाव का कारण यह विवाह हुआ है और भीष्म को सारी दुनिया प्रतिज्ञा पुरुष के नाम से जानती थी। बस गांधारी ने भी प्रतिज्ञा ले ली और कहा कि क्या प्रतिज्ञाएं सिर्फ पुरुष ले सकते हैं, स्त्रियां नहीं। और गांधारी ने स्वैच्छिक अंतत्व स्वीकार कर लिया अब घर मुकाबला शुरू हो गया। भीष्म की ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में स्त्रियों के प्रति एक अलग भाव था, पर कीमत परिवार ने चुकाई। भीष्म की ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में भीष्म की ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में स्त्रियों के प्रति एक अलग भाव था, पर कीमत परिवार ने चुकाई। इस स्त्री पुरुष का भेदभाव घर में नहीं आना चाहिए, घर में सब समान होने चाहिए। देखिए, आप मनुष्य के व्यवहार के प्रशिक्षित विश्लेषक के रूप में मनुष्य के व्यवहार के प्रशिक्षित विश्लेषक के रूप में मैं शिद्दत से महसूस करता हूँ कि मिलेनियर्स और जनरेशन जी परमानेंट जॉब नहीं चाहते हैं, वे परमानेंटली टेम्पोररी जॉब चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें यह आज़ादी मिलती है कि वे जब चाहे काम करें, जब चाहे ब्रेक ले लें। जैसे शेर को मुंह में खून लग जाता है, तो उसी तरह उन्होंने देख लिया कि कई अन्य पेशों, इलेक्ट्रीशियन ऐसा पेशा है जहां एक विजिट के औसतन 500 रुपये लेते हैं। मेट्रो शहर में ये 700 से कम नहीं है। शहरीकरण बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिकल स्किल वालों की मांग भी बढ़ेगी। इस पीढ़ी के अनेक स्मार्ट ग्रेजुएट्स इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, ताकि मतलब हमारी पीढ़ी का युवा वर्ग, ताकि भविष्य में कोविड जैसी संकट में उनके पास अतिरिक्त स्किल हो, और यूनिवर्सिटीज़ भी उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। यकीनन ऐसे युवा भी बड़ी संख्या में है जो अस्थायी सरकारी नौकरी चाहते हैं, लेकिन यह नया ट्रेंड भी अब धीरे दिखने लगा है, जिसमें वे केवल तभी काम करना चाहते हैं जब पैसों की जरूरत होती है। अन्य मौके पर ज़िंदगी का भरपूर मजा लेना चाहते हैं। यही कारण है कि गिग एम्प्लॉयमेंट, मर्जी होने पर किसी के भी साथ काम करना। गिग एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? गिग एम्प्लॉयमेंट का मतलब है मर्जी होने पर किसी के भी साथ काम करना। को हम बोलते हैं गिग एम्प्लॉयमेंट। युवाओं में लोकप्रिय होता जा रहा है, उसके पास पहले वाली पीढ़ी तक अस्थायी नौकरी नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि वे लापरवाह जोखिम उठाने वाले हैं। अब देखिए, वे वास्तव अकादमी के साथ कौशल आधारित नॉलेज में भी सक्षम बन रहे हैं, ताकि कठिन समय का मुकाबला कर सकें। मेरे नज़रिए में स्मार्ट पीढ़ी हैं जो आने वाले कल का सोचती है। मेरे नज़रिए में स्मार्ट पीढ़ी हैं जो आने वाले कल का सोचती है, पर वैसी राय रखने वाले बच्चों को मेरी सलाह है कि अकादमिक से समझौता ना करें। अकादमिक से समझौता ना करें। डिग्री या क्वालिफिकेशन से बेहतर सैलरी का भाव तो कर सकते हैं। डिग्री या क्वालिफिकेशन से बेहतर सैलरी का भाव तो कर सकते हैं। वही हुनर से आत्मविश्वास आएगा, जिससे अचानक आई किसी उठापटक से परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिर निष्कर्ष यही हुआ कि बच्चे गिग कर्मचारी बनना चाहते हैं तो उन्हें प्रेरित करें, पर पढ़ाई पूरी करने में भी मदद करें। निष्कर्ष ये हुआ कि बच्चे गिग कर्मचारी बनना चाहते हैं तो उन्हें प्रेरित करें, पढ़ाई पूरी करने में भी मदद करें। देखिए, यहाँ बस शब्दों की ताकत अगर समझ में आ जाए, शब्दों की ताकत अगर समझ में आ जाए तो ज़िंदगी, शब्दों की ताकत अगर समझ में आ जाए तो ज़िंदगी को बहुत ऊर्जा मिल जाती है। शब्दों की ताकत अगर समझ में आ जाए तो ज़िंदगी को बहुत ऊर्जा मिल सकती है। हमारे शब्द पूरे जीवन भर कुछ हिस्सों में बटे हुए हैं। पूरे जीवन भर कुछ हिस्सों में बटे हुए हैं। हमने बचपन में कुछ शब्द ऐसे सुने या बोले जो हम शायद भूल गए। अगर याद कर सके तो डायरी में नोट कर ले। बहुत अच्छी बात यहाँ पे है।
देखिए यहाँ पर क्या कि अब इन शब्दों को याद करके कहीं न कहीं लिख लीजिए। इनकी ताकत को तभी समझ पाएँगे, इन शब्दों की ताकत को तभी समझ पाएँगे जब इन पर चिंतन करेंगे, सोचेंगे किस शब्द का प्रयोग कहाँ करना है, और किस इसके साथ नए शब्द का संकलन भी करते। अगर हमने उन शब्दों के पीछे की ऊर्जा को ठीक से समझ लिया तो उदासी बेचैनी के दिनों में ये शब्द बड़े काम आएँगे। शब्दों के प्रति सावधान रहें, शब्दों का सम्मान करें, उनको ठीक से सहेजें। एक खास बात यहाँ देखिए क्या कि हम में से अधिकांश लोग अपने मोबाइल के फीचर्स दिखाना बंद कर दिए हैं, बल्कि सहूलियतों पर बात कर रहे हैं। मतलब हम उन उत्पादों की ज़्यादा बात कर रहे हैं जिनसे जीवन शैली बेहतर हुई है। ऐसे घरेलू उपकरण जिनसे सहूलियत है या समय बचता है, फैशनेबल कपड़े और महंगे ऑर्गेनिक फूड जो वजन या कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर स्पष्ट आपको कहा गया है कि नए नियुक्ता युवाओं को जोड़ रहे हैं जो बाजार में वैल्यू एडेड सर्विस के आदी हैं। भारत 2030 तक चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन सकता है। देश की 65% आबादी 15 से 59 के बीच है। कम आयु वर्ग सुविधाएं चाहते हैं, जबकि उच्च आयु वर्ग उपभोक्ता से पहले उत्पादों में अच्छाई चुन रहा है। देखिए अच्छा चुना। संक्षेप में कहें तो शहरीकरण, एकल परिवार एवं कामकाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने जीवन शैली बदल दी है। तो संक्षेप में कहे तो शहरीकरण, एकल परिवार एवं कामकाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने जीवन शैली बदल दी है। रोजमर्रा के सामानों की खरीदारी में झलक रहा है। आज नहीं तो कल ज़्यादातर लोग दिखावा करने और सोशल मीडिया पोस्ट करने के बजाय ऐसे उत्पादन खरीदेंगे जिनसे दिमाग को संतुष्टि अच्छा महसूस होता है। इसे भी ऊपर टीवी मोबाइल स्क्रीन की लिस्ट में नई नई सहूलियतें दिख रही है। इससे लाइफ स्टाइल बदलने की चाहत बढ़ रही। निष्कर्ष हुआ कि आज जो फुटकर व्यापारी जरूरत की चीज़ों फोकस कर रहे, उन्हें जल्द ही अपनी बिजनेस पूरी तरह बदल कर स्टाइल खोए बिना उत्पादों की अच्छाई एवं सहूलियतें दिखानी होगी। बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने की भी ज़रूरत है। शिक्षा के साथ संस्कार बहुत आवश्यक है। विज्ञान और तकनीक के युग में अब ज़्यादातर माता पिता को समझ में आ गया है कि यदि हमारे बच्चों को समय रहते हुए शिक्षा के साथ संस्कार से नहीं जोड़ा गया तो ये मानव बम बन जाएंगे। हमारे घरों में विस्फोट होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात कहा गया। शिक्षा के साथ संस्कार बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, शिक्षा के साथ संस्कार बहुत ही आवश्यक है। विज्ञान और तकनीक के युग में अब ज़्यादातर माता पिता को समझ में आ गया है कि यदि हमारे बच्चों को समय रहते शिक्षा के साथ संस्कार से नहीं जोड़ा गया तो ये मानव बम बन जाएंगे। हमारे घरों में विस्फोट होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शोध के मुताबिक देखिए क्या कि 70% अधिक माता पिता इस बात पर जोर दें कि बच्चों के चरित्र पर काम करवाया जाए। ये वही कैरेक्टर है जिसको हम संस्कार कर रहे हैं, क्योंकि संस्कार जीवन में उतरते ही बच्चे अपने संबंधों के बारे में गरिमामयी ढंग से सोचेंगे, दूसरे को सहयोग देना अपना स्वभाव बनाएंगे और उनमें दायित्व बोध जागेगा। क्योंकि संस्कार जीवन उतरते ही बच्चे अपने संबंधों के बारे में गरिमामयी ढंग से सोचेंगे, दूसरे को सहयोग देना अपना स्वभाव बनाएंगे और दायित्व बोध जागेगा। क्लास के बाहर की दुनिया जब चुनौती बनकर उनके सामने खड़ी होगी तो वे डगमगाएंगे नहीं। बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए, क्लास के बाहर की दुनिया जब चुनौती बनकर उनके सामने खड़ी होगी तो वे डगमगाएंगे नहीं। चरित्र का मतलब ही यही है कि ईमानदारी और परिश्रम। इनको आगे आने वाले समय में इन दोनों बातों को बचा कर रखना होगा। इन दोनों बातों को बचा कर रखना होगा। इसलिए अधिकांश माता पिता भारत में उन संस्थाओं में बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं जो चरित्र और संस्कार पर काम करती है। बच्चे बहुत जल्दी विश्वास भी कर, बहुत अच्छी बात है यहाँ देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। बच्चे बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं और माता पिता को बच्चों पर संदेह भी बहुत होता है।
देखिए, बच्चे बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं और माता पिता को बच्चों पर संदेह भी बहुत होता है। दोनों ही मामलों में हमें खुलकर बच्चों के साथ खड़े रहना पड़ेगा, इससे उन संस्थानों से जुड़े जहाँ संस्कार पर काम हो रहा है। बच्चे बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं और माता पिता को बच्चों पर संदेह भी बहुत होता है। माता पिता को बच्चों पर संदेह भी बहुत होता है। दोनों ही मामलों में हमें खुलकर बच्चों के साथ खड़े रहना पड़ेगा। दोनों ही मामलों में हमें खुलकर बच्चों के साथ खड़े रहना पड़ेगा, इससे उन संस्थानों से जुड़े जहाँ संस्कार पर काम हो रहा हो। इमोजी देखिए यहाँ पर क्या कि इमोजी डिजिटल दुनिया की पहली भाषा। इमोजी डिजिटल दुनिया की पहली भाषा है जिसके संकेत दिमाग में शब्दों के रूप में बदल जाते हैं। इमोजी डिजिटल दुनिया की पहली भाषा है। इमोजी डिजिटल दुनिया की पहली भाषा है जिसके संकेत दिमाग में शब्दों के रूप में बदल जाते हैं और बीते 3 सालों में इनका 775% इस्तेमाल बढ़ा है और 92 मिलियनर्स दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इसका उपयोग करते हैं। देखिए, जीवन के कुछ सरल सुख अब दुर्लभ हो गए हैं। क्या आपने विदेश में किसी दोस्त रिश्तेदार के घर कुछ दिन गुजारे हैं? शुरू में तो अच्छा लगा होगा, साफ सुथरी सड़कें, हरा भरा रौन, सब घर एक जैसी बड़ी सहूलियत से बने हुए। लेकिन 2 दिन बाद एक बात खटकने लगती है, चारों तरफ सन्नाटा। देखिए, शायद यही वजह कि दुनिया भर में अकेलेपन का पेंडेमिक फैला है। डिप्रेशन आम बात है। देखिए, यहाँ बहुत अच्छी बात कहा गया है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर में अकेलेपन का पेंडेमिक फैला है। दुनिया भर में आपको अकेलेपन का पेंडेमिक फैला है। देखिए, क्या लोग अपनी मर्जी से आते हैं, एक ही मोबाइल पर, चाहे सभी के पास अपना अलग मोबाइल है, सभी अपनी मर्जी से खाते हैं, सभी अपनी मर्जी से आते हैं, इस तरह की बात होती है। इसी वजह से आपको दुनिया भर में अकेलेपन का पेंडेमिक फैला है। डिप्रेशन आम बात है, बच्चे भी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। वैसे अच्छी बात है, पहले इन चीज़ों को दबा कर रखा जाता था, लेकिन ये भी सच है कि जीवन के कुछ सरल सुख अब बहुत दुर्लभ हो गए हैं। तो क्या करें, परिवार को जोड़ कर रखना भी आर्ट है। परिवार को जोड़ कर रखना भी आर्ट है। जो पहले सामान्य ढंग से होता था, अब उसमें भी सोच और एफर्ट डालना ज़रूरी है। पहला आइडिया जैसे ऐप से खाना मंगाना अब कॉमन है, उसमें मज़ा नहीं आता, तो क्यों ना महीने में एक बार सब मिलकर नया पकवान बनाए, कुछ इस तरह की सब शामिल हो। दूसरा आइडिया एक मोबाइल मुक्त शाम परिवार के नाम सब लोग एक डब्बे में अपना अपना मोबाइल डाल दे और फिर साथ में कोई एक्टिविटी करे, जैसे ताश का कोई हल्का फुल्का गेम या अंताक्षरी या कैरम। ऐसे खेलों में हंसी मजाक चहल पहल जरूर उत्पन्न होती है। बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। तीसरा आइडिया, हाँ देखिए, तीसरा आइडिया पिकनिक पर निकल पड़े। तीसरा आइडिया पिकनिक पर निकल पड़े। फूड कोर्ट और फाइन डाइन में तो हम खाते ही हैं, मगर घर की आलू पूरी मटरी अचार और थर्मस में गर्मा गर्म चाय पीने का मज़ा कुछ और ही है। ठीक है, खाने के बाद ज़मीन पर लेटकर पैर की छांव में जो नींद आती है, ओह इतना आनंद, और वो अभी फ्री में। चौथी आइडिया देखिए यहाँ पर क्या कि मौसम ज़्यादा बारिश में चारों और हरियाली है, घर पर चाय पकौड़ा खाना तो बनता है। परंतु एक बार बाहर जाकर भीगना भी तो चाहिए। ठंड में रजाई में दुबक कर पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनाओ और गर्मियों में दिमाग ठंडा रखने के उपाय ढूंढो। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात समय खास कर बच्चों के साथ। जैसे पेड़ पौधे को पनपने के लिए धूप और पानी चाहिए, जिससे जोड़ कर रखने के लिए मन और ध्यान लगाइए। ध्यान माने अटेंशन कि आप मेरे पास हो, मेरी बात सुन रहे हो और मेरी आपको परवाह है। देखिए, आज सबका अटेंशन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर है। कॉफ़ी शॉप में चार लोग बैठकर फ़ोन के अंदर किन्हीं और 4 लोगों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। पहला कदम आप उठाइए। दोस्त से मिलने वक्त फ़ोन टेबल पर नहीं, जेब में ही रहने दो। आँख में आँख मिलाकर बातें बहने दो। बहुत अच्छी बात है। आँख में आँख मिलाकर बातें बहने दो। जब चले जाएंगे क्या रहेगा याद, चंद पलों का संवाद, दिल से दिल मिलाओ, अकेलापन दूर भगाओ। ठीक है, आँखों में आँख मिलाकर बात बहने दो। जब चले जाएंगे क्या रहेगा याद, जब चले जाएंगे दुनिया से क्या रहेगा, जब चले जाएंगे दुनिया से क्या रहेगा याद, चंद पलों का संवाद, चंद पलों का बातचीत है, चंद पलों का बातचीत, दिल से दिल मिलाओ, चंद पलों का बातचीत, दिल से दिल मिलाओ, अकेलापन दूर भगाओ। एक बहुत अच्छा आपका महिला, यहाँ भी एक शब्द है क्या, यह परले दर्जे के। यहाँ आप देखिए क्या
कि यह परले दर्जे की टाल मटोर है, किसी चीज़ को टाल मटोर जो कर रहा है उसी को अंग्रेजी में यहाँ पर आउट क्या आपको देखिए यह परले दर्जे का और आपको टाल मटोर है, जिसे अंग्रेजी में वाट देखिए वाट अबाउटरी कहते हैं, वाट अबाउटरी कहते हैं। अब देखिए महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी अपराध पर महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। देश में दुष्कर्म की देश में दुष्कर्म की जो घटनाएं दूसरे राज्यों में हुई है उन्हें कमतर नहीं ठहराते हुए यह कहना उन्हें कमतर नहीं ठहराते हुए यह कहना यहाँ जरूर लगता है कि मणिपुर में वर्तमान में जो हालात है उन्हें उसी चश्मे से नहीं देखा जा सकता जिससे पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा को देखा जाएगा। फिर भी मणिपुर की बात छेड़ने पर भाजपा प्रवक्तागण या दक्षिण ट्रोल्स तुरंत ही पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों का हिला हवाला देने लगते हैं। देखिए अब क्या कि म्यांमार से वहाँ ड्रग्स हथियार और आतंकवाद की तस्करी की जाती है। क्या देश का सुरक्षा तंत्र मणिपुर में हो रही घटना से पूर्णतः बेखबर था? और कुछ नहीं तो ये कम से कम देश सुरक्षा के खतरा तो ही है। मणिपुर मामले में दिखाई प्रतिक्रिया का समय अब चला गया, अब जवाबदेही तय करते हुए स्पष्ट जवाब मांगने का समय आ गया है। क्योंकि आगे यहाँ पर है, राजनीति कभी बूढ़ी नहीं होती। नेता दिन में कई बार चेहरा बदलते हैं, वह चेहरा जिस पर कोई सिलवट नहीं हो, रोज़मर्रा की ज़रूरत की जिसे उल्टाया जा सकता हो मौजे की तरह, ताकि पता न चल सके अंदर और बाहर का राज। पुरानी ऊन जैसा नव, ना मुड़े ना गुड़े, जिसे आदत हो उनके ना होने की, जिसे पसंद ना हो बारिश से, क्योंकि बारिश नमी फैलाती है और नमी से उनके भीतर की आग बुझने लगती है, ठंडी पड़ने लगती है। चुनाव नेताओं के लिए नई ऊर्जा लाता है। वैसे ही जैसे सुबह होने को होती है और तो अंधेरे की गरारियाँ चीखें मारने लगती, इनकी चाल जैसे दरिया दौड़ते हैं समंदर की तरफ, इनकी खुशी जैसे काले आसमान पर सितारे चमकते हैं। मणिपुर जल रहा है, उबल रहा है और मर भी रहा है रोज़, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। बयानबाजी हर तरफ है, लेकिन हकीकत यह है कि ना तो कोई कुछ कहना चाहता, ना कोई कुछ सुनना चाहता है। वहाँ महिलाएं भीड़ के बीच फंसी हुई है, उनकी असमत खतरे में है, उनका परिवार लूट रहा है। और महिला एक वही नहीं जो वायरल हुए वीडियो में पिछले दिन दिखाए। कई मामले हैं जिनमें पीड़ित महिलाएं सदमे के कारण बाहर नहीं आ पाए, कुछ कह नहीं पा रही। राज्य सरकार या वहाँ की पुलिस से कोई यह तक नहीं पूछ रहा है कि अगर इस वीडियो से आपकी भावना इतनी आहत हो गई तो पुलिस के रोजना मचे में इसकी एफआईआर 2 महीने क्यों दबी रही आखिर? पुलिस से देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए पुलिस तो अब आगे की तरकीब भी सोचने लगी। एक दिन पहले ही उसने कहा कि घटना तो हुई है, लेकिन यह वीडियो यहाँ का नहीं है बल्कि म्यांमार का है। और अब पूरी ताकत उन लोगों को ढूंढने में लगा जिन्होंने यह वीडियो वायरल किया था। लेकिन इस सब के बाद मणिपुर के हाल बुरे थे और अब भी बुरे ही हैं। यहाँ दूर पहाड़ों पर एक लालटेन जलती है, टिमटिमाते धीरे धीरे आग तब्दील हो जाती है। इस आग की चकाचौंध में लोग देख रहे हैं अपने गिरवी रखे हुए खेत हैं, जलते हुए घर और स्कूल और मीनारें, बिलखती स्त्रियों को उतारे हुए गहने और कपड़े, और इस महाविनाशी हिंसक आंधी में मरे हुए लोग हैं। सब के सब उभर आए हैं, पहाड़ों के पत्थरों पर जंगल दहाड़ रहे हैं, अपना पराया सब कुछ निगल जाने के। जहाँ तक सत्ता पक्ष का सवाल है, वह तो आज का पूरे 5 साल ही चुनाव मूड रहता है, लेकिन विपक्ष जो अक्सर सोया रहता है वो भी हटाई, इसको तो महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए आम आदमी भी चुनावी मौसम में अपना आयकर रिटर्न भरने के भाग में जुटा हुआ है। दौड़ते भी जाने कितने टैक्स चुकाना पड़ रहे हैं उसे खुद भी नहीं जानता। एक तो बेचारे की दुबली पतली सैलरी, उस पर भी आयकर की मार कट कर ही आती है। जो कुछ बचा होता है उससे जो कुछ भी खरीदता है उस पर भी जीएसटी जमा आता है, उस पर भी प्रॉपर्टी टैक्स, जो पानी पीता है उस पर जल कर। रोटी की बात ही क्या दीजिए, जितने भी हैं अवयवों से मिलकर बनती या बनाई जाती है, उन सबको मिला दिया है तो यह तो एक तरह की टैक्स या करों की लोई बन जाती है, जिसे हम मज़े से खाते और खाते रहेंगे। कुल मिलाकर हम जो कमा रहे हैं, जो खा रहे हैं, वह सब टैक्स ही है। राजनीति इन सब से काफ़ी दूर हैं। जो उन्हें उसे टैक्स के मामले में कई सहूलतें प्राप्त है। छोटी छोटी रकम का नकद चंदा उसकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हम बैंक में भी नकद जमा कराने जाए तो एक सीमा के बाद रोक दिया जाता है या पैन कार्ड मांगा जाता है। जबकि राजनीति 2-2 हज़ार के जमा किए हुए नोटों को मज़े से उड़ा रही है।
ना कोई पूछने वाला, ना कोई रोकने टोकने वाला। क्या किया जाए, आयकर और ईडी वाले उनके घर जाते ही नहीं, जो सत्ता में होते हैं या सत्ता से लड़ते रहते हैं। दूसरे पक्ष वाले के यहाँ भी अगर बार बार ईडी आने लगे तो वे भी सत्ता की तरफ चल पड़ते हैं, जैसे महाराष्ट्र के एनसीपी वाले पिछले दिनों चल पड़े थे। सबके सब साफ सुथरे हो गए थे, जैसे गंगा जैसे धुल आए हों। उधर विपक्षी एकता के बुरे हाल कहने को सब एक दिखे, लेकिन अचानक माने जाने वाले शरद पवार अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ गए। हैरत तब होती है जब एकता के पैरोकार समझाने हैरत तब होती है जब एकता के पैरोकार समझे जाने वाले नीतीश कुमार बेंगलुरु से अचानक पटना लौट आते हैं। हालांकि वे सफाई देते हैं कि मुझे इंडिया नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जल्दी में लौट क्यों आया इसका कोई सटीक जवाब उनके पास नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, खैर यहाँ पर एक खास बात जो है, सामाजिक प्रतिबंधों को सजा के चश्मे से ना देखें। सामाजिक प्रतिबंधों को सजा के चश्मे से ना देखें। सामाजिक प्रतिबंधों को सजा के चश्मे से ना देखें। आपको वे दिन याद है ना, जब बचपन में बाल कटवाने के पिता के साथ सैलून में जाते थे। एक खास बात यहाँ देखिए, बहुत अच्छी बात जो कहा गया है कि और दूसरा जब देखिए दूसरा जब आप हाई स्कूल में आ गए थे और अकेले बाल कटाने जाते थे, तो वही सैलून वाला किसी फिल्म स्टार की तरह बाल कटाने की आपकी बात खारिज कर देता था। और उसका इनकार इसलिए नहीं था कि पिता वापस आकर उसे डांटेंगे, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे भी लगता था कि फैशन में पढ़कर हमारा ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है और इससे बुरे अकादमिक प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। इससे पूरे अकादमिक प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। यहाँ देखिए, इसको ज़्यादा यूथ महत्वपूर्ण नहीं। अब एक खास बात यहाँ देखिए, जो आपको देखिए स्कूल बोर्ड परीक्षा में अच्छा परिणाम देखिए, कर्नाटक एजुकेशन सर्विस ऑफिसर नाइक ने गौर किया कि उनका स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन जहां बीते कुछ सालों से लड़कियों के पास होने का अनुपात बढ़ा है। लड़कियों के परीक्षा में पास होने का अनुपात बढ़ा है, पर लड़कों का पास होने का अनुपात गिरा है। जब उन्होंने, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन आपके यहाँ पर है, देखिए लड़कियों का एक और आपको देता हूँ, देखिए लड़कियों का पास होने का अनुपात बढ़ा है, पर लड़कों का अनुपात पास होने का गिरा है। जब उन्होंने कुछ शिक्षा विशेषज्ञों से विश्लेषण किया, तब पता चला कई बच्चे सीरियस फिल्म या फैशन चीज़ों से प्रभावित हैं। तो कई बच्चे जो हैं, यहाँ देखिए आपको देखिए क्या कि कई बच्चे, लेकिन जहां बीते कुछ सालों से लड़कियों के पास होने का अनुपात बढ़ा है पर लड़कों का अनुपात गिरा है। जब उन्होंने कुछ शिक्षा विशेषज्ञों से विश्लेषण किया, तब पता चला कई बच्चे सीरियस फिल्म एवं फैशन की चीज़ों से प्रभावित है। उनमें अनुशासन लाने और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कराने के लिए नाइक ने स्कूल की डेवलपमेंट मॉनिटरिंग कमेटी, माता पिता एवं शिक्षकों के साथ ये निर्णय लिया। सैलून मालिक को लिखे पत्र नाइक ने कहा, हमारे स्कूल कई बच्चे हैबली स्टाइल बाल कटा रहे हैं और फैशन पर ध्यान से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात कहा गया, फैशन पर ध्यान से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि बच्चों के सादे बाल काटे। अगर बच्चा फिल्म स्टाइल बाल कटाने के लिए कहता है तो उनके माता पिता को बताएं, स्कूल को बताएं। सरकारी स्कूल हेडमास्टर का हेयर स्टाइल को लेकर लिखा पत्र इंटरनेट पर वायरल हो गया और माता पिता के साथ शिक्षाविदों की भी प्रशंसा मिल रही है। पिछले 7 सालों से पढ़ाने के पेशे में आए नायक सौभाग्य से ऐसे परिवार से आते हैं जहां उनके बड़े भाई कर्नाटक पुलिस में हैं और एक भाई इंडियन आर्मी में है। जहां कोई रोका टोकी बड़ों की ओर से या शिक्षकों की समाज की तरफ से हो, तो इसे सजा के चश्मे से ना देखें, क्योंकि असल में ये सजा नहीं है। ये दरअसल बिल्डर माइंडसेट मतलब क्या, पढ़े अनुशासित जीवन पैदा करने की कोशिश। निष्कर्ष हुआ कि खास उम्र वर्ग के जैसे विद्यार्थी उनकी पढ़ाई फोकस बढ़ाने के लिए कोई भी सामाजिक प्रतिबंध अंत उनका बेहतर भविष्य ही बनाते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा, उसको देखिए यहाँ पर निष्कर्ष हुआ कि खास उम्र वर्ग जैसे कि विद्यार्थियों और उनकी पढ़ाई पर फोकस बढ़ाने के लिए ऐसे कोई भी सामाजिक प्रतिबंध अंततः उनका बेहतर भविष्य ही बनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है आपका। आगे फिर आगे यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखिए क्या, इस पूरी चर्चा में यह प्रसंग भी आपको समाज हित में होगा कि शिक्षक कैसे हो। इस पूरी चर्चा में यह प्रसंग भी समाज हित में होगा
इस पूरी चर्चा में यह प्रसंग भी समाज हित में होगा। इस पूरी चर्चा में यह प्रसंग भी समाज हित में होगा। इस पूरी चर्चा में यह प्रसंग भी समाज हित में होगा कि शिक्षक कैसा हो। 21वीं शताब्दी ज्ञान की सदी है। 21वीं शताब्दी ज्ञान की सदी है। 21वीं शताब्दी ज्ञान की सदी है। शिक्षा की पूंजी से गरीब इंसान आटा, टाटा, बिरला, फोर्ड तात्पर्य किसी घराने से नहीं, किस श्रेणी में पहुंच सकता है, किस श्रेणी में पहुंच सकता है। शिक्षा की पूंजी से गरीब इंसान शिक्षा की पूंजी से गरीब 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, शिक्षक की सदी है। शिक्षा की पूंजी से गरीब इंसान आज टाटा, बिरला, फोर्ड की श्रेणी में पहुंच सकता है। अब आगे हम देखिए क्या कि बचपन में हमने इन घरानों या राजा जमींदारों के नाम विशेष इसको हटाए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए यहाँ पर जन्मना, देखिए क्या कि जन्मना ही लोग इस वर्ग तक पहुँचते हैं, कर्मना नहीं। पर ज्ञान की सदी में अपनी प्रतिभा से, ईमानदारी से नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी, नंदन नीलेकनी, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, सैम अल्टमैन एआई के इजादकर्ता और लीजेंड बने। बिहार के गरीब बच्चों को सुपर 30 जैसे प्रयासों ने सुनहरा भविष्य दिया। सर्वोदयी दादा धर्माधिकारी ने एक जगह लिखा है, इतिहास को मार्क्स की सबसे बड़ी देन है। इतिहास को मार्क्स की सबसे बड़ी देन है। यह सबसे बड़ी देन है। यह विचार की कुलीन तंत्र नियति की देन नहीं, व्यवस्था की उपज है। ज्ञान युग में शिक्षा की पूंजी ने यह साबित किया है। हमारे मनीषी ऋषियों ने शिक्षा की इस ताकत को पहचाना, इस कारण कहा कि विद्वत्व, यहाँ पर जो कहा देखिए विद्वत च निरपत्व च नव एव तुल्य कराचन। विद्वत च निरपत्व च न एव तुल्य कराचन। स्वदेशी, इसका मतलब स्वदेशी पूजते राजा विद्वान, स्वदेशी पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। स्वदेशी पूजते राजा, देखिए स्वदेशी पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। इसका मतलब हुआ कि राजा सिर्फ स्वदेश में ही पूजे जाते हैं, लेकिन विद्वान सर्वत्र जगह पूजे जाते हैं। यानी राजा की पूजा अपने राज्य में होती है, पर विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है, हर जगह होती है। यानी राजा की पूजा अपने राज्य में होती है, पर विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। आज दुनिया भविष्य के एक नए मोड़ पर खड़ी है। शिक्षा और शोध से उपजी टेक्नोलॉजी नया संसार गढ़ रही है। देखिए यहाँ पर यानी राजा की पूजा अपने राज्य में होती है, पर विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। आज दुनिया भविष्य के एक नए मोड़ पर खड़ी है। शिक्षा और शोध से उपजी टेक्नोलॉजी नया संसार गढ़ रही है। शिक्षा और शोध से उपजी टेक्नोलॉजी नया संसार गढ़ रही है। हार्वर्ड और स्पेंसर 1800 और 1859 के बीच शिक्षा पर निबंधों की एक श्रृंखला किताब के रूप में लिखी, एजुकेशन इंटेलेक्चुअल मोरल एंड फिजिकल। इसमें परंपरागत शिक्षा पद्धति पर गंभीर सवाल थे। अब देखिए इस पुस्तिका का यक्ष प्रश्न था कि शिक्षा की उपयोगिता क्या है। शिक्षा की उपयोगिता क्या है, कहाँ क्या बदलते युग की नब्ज के प्रतिकूल पुरानी परिचीज़ों को पढ़ना ही शिक्षा है, या बदलते समय के अनुरूप बच्चों को गढ़ना शिक्षा है। कहने जरूरत नहीं कि युवा विचारक इंजीनियर की इस छोटी पुस्तक से औद्योगिक क्रांति बुनियाद डाली। 18वीं सदी में ब्रिटेन, यूरोप और जापान समेत दुनिया में परंपरागत पाठ्यक्रम एवं पढ़ाई को इस किताब ने बदल डाला। ये अब आज एआई का बदलाव दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दुनिया में 6.9 करोड़ नई नौकरियां आ रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में इसी दौरान 8.3 करोड़ पुरानी नौकरियां स्वतः अनुपयोगी हो जाएगी। अनुमान है कि डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, टिकट क्लर्क, कैशियर वगैरह से जुड़ी 2.6 करोड़ नौकरियां अप्रासंगिक हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या कि डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, टिकट क्लर्क, कैशियर वगैरह से जुड़ी 2.6 करोड़ नौकरियां अप्रासंगिक हो जाएगी। बदलाव के दूसरे दौर में हर साल 10.2% दर से नए जॉब्स पैदा होंगे। साथ ही सालाना परंपरागत 12.3% जॉब घटेंगे। विशेषज्ञ बताते हैं कि आने वाले 5 सालों के दौरान संसार में 1/4 23% से नौकरियों का स्वरूप बदल जाएगा। मैकेंजी ग्लोबल रिपोर्ट का आंकड़ा है कि 2030 तक 37 करोड़ लोगों को अपना मौजूदा काम बदलना पड़ सकता है। अब आगे यहाँ देखिए कि हमारी स्कूली शिक्षा इस बदलते भविष्य के अनुरूप बच्चों को तराशे। यह काम तो स्कूली अध्यापकों का ही है। बहुत अच्छी बात कहा गया। हमारी स्कूली शिक्षा इस बदलते भविष्य के अनुरूप बच्चों को तलाशे।
हमारे स्कूली शिक्षा इस बदलते भविष्य के अनुरूप बच्चों को तलाश है। यह काम तो स्कूली अध्यापकों का ही है। यह चिंता और सरोकार भी समाज को होनी चाहिए। अभावों से घिरे इन्हीं सरकारी स्कूलों से देश के शीर्ष नेता, नौकरशाह, अध्यापक, वैज्ञानिक भी निकले। आज सरकारी स्कूल के प्रति लोग धारणा क्यों बदल गई, यह भी समाज में बहस विचार का विषय हो। यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ बता दी, यहीं तक आपको रखिए इसको कि दुनिया का सबसे अमीर देश घाटे और कर्ज के हवाले आज है। ये आपको अमेरिका के बारे में आपके यहाँ पर कहा गया। इसको देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया, इसमें थोड़ा सा देखिए कि आज अमेरिका विकसित देशों में सबसे अधिक घाटे का व्यय करने वाला देश है। कोविड के समय अमेरिका का बजट घाटा 3 गुना बढ़कर उसके जीडीपी के 10% से अधिक हो गया था। यह दूसरे विकसित देशों के पीक की तुलना में 2 गुना से अधिक था। आने वाले साल अमेरिकी घाटा औसतन उसके जीडीपी से 6% बराबर रहने का अंदेशा है। यह खुद अमेरिका के ऐतिहासिक रूप से सामान्य मानक से बहुत ऊपर है, जबकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के औसत की तुलना में यह 6 गुना अधिक है। 6 गुना अधिक है। देखिए आप ऐसे हालात कैसे निर्मित हुए। कोविड के समय लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बहुतरे देशों को अपने नागरिकों के कल्याण पर व्यय करना पड़ा था, लेकिन अब अधिकतर उन्हें समाप्त कर चुके हैं। लेकिन बाइडेन प्रशासन द्वारा किए गए 6.7 ट्रिलियन डॉलर के व्यय 2020 के बाद के हैं। देखिए भगवान की सेवा कौन कर सकता है और किस ढंग से की जानी चाहिए, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती। एक ढंग है कर्मकांड से भगवान की सेवा कर सकते, दूसरा ढंग है ध्यान से, और दूसरा ढंग है कि आप ध्यान से भगवान की सेवा करते हो, तीसरा ढंग है ज्ञान से आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। जिसकी जैसी रुचि हो कुछ व्यक्ति तीनों तरीकों से ईश्वर की सेवा करते हैं। उनको पुण्य पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, देखिए आपको राजा सुग्रीव से अनुमति मांग रहे था हनुमान राम के पास रहने के लिए, सब कुछ खत्म होने के बाद। पुण्य पूज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा अगारा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने अपनी सेवा में रख लिया, जाकर उनकी सेवा करो। फिर आपको आगे यहाँ पे है एक खास बात आपके यहाँ दिखाते हैं। देश के हर राज को एक कूची से नहीं रंग सकते। देखिए यहाँ पर देश के हर राज को एक कूची से नहीं रंग सकते, ये बात आपके यहाँ पर कहा गया। पहचान की जो कसौटियाँ देश के बड़े भाग पर लागू है। वे उत्तर पूर्व में लागू नहीं होती। ठीक है, पहचान की जो कसौटियाँ देश के बड़े भाग पर लागू है, वे उत्तर पूर्व में लागू नहीं होती। अगर आप सबको एक ही कूची से रखना चाहते हैं तो शर्मसार होकर पीछे हटना पड़ेगा, जैसे कि असम में हुआ था या जैसा कि अब मणिपुर में हो रहा है। पहचान की जो कसौटियाँ देश के, देखिए यहाँ पे एक अच्छा निष्कर्ष बाद उसका पढ़ेंगे कि देश के हर राज्य को एक कूची से नहीं रंग सकते। हमने क्या कि पहचान की जो कसौटियाँ देश के बड़े भाग पर लागू हैं, वे उत्तर पूर्व में लागू नहीं होती। अगर आप सबको एक ही कूची से रंगना चाहोगे तो शर्मसार होकर पीछे हटना पड़ेगा, जैसा कि असम हुआ, जैसा कि अब मणिपुर में हो रहा है। आगे आपको देखिए यहाँ पे एक, इसको बाद में आप कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी अच्छाई और नेकी बड़े उद्देश्य में बाधा बन सकती है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए बच्चों को सिखाएं कि आपके नेक दिल, ख्याल और उदार कदम भी कभी कभी बड़े उद्देश्य में बाधा बन सकते हैं। बच्चों को सिखाएं कि आपके नेक दिल, ख्याल और उदार कदम भी कभी कभी बड़े उद्देश्य में बाधा बन सकते हैं, और आत्ममूर्खता से परे लोग ही सेल्फी के कुछ क्षणों की परवाह किए बिना इसके बड़े परिणामों के बारे में सोच सकते हैं। बच्चों को सिखाएं कि आपके नेक दिल, ख्याल और उदार कदम भी कभी कभी बड़े उद्देश्य में बाधा बन सकते हैं, और आत्ममूर्खता से परे लोग ही सेल्फी कुछ क्षणों की परवाह किए बिना इसके बड़े परिणामों के बारे में सोच सकते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे है एक, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया, देखिए कि जब कोई कहानीकार स्वयं रोए बिना सशक्त, भावनात्मक किंतु सरल शब्दों में आवाज़ के उतार चढ़ाव भर से सुनने वालों की आंखें नम
कर देता है तब कहानी सुनाने वाले सुनने वालों से भिन्न हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है। जब कोई कहानीकार स्वयं रोए बिना सशक्त भावनात्मक किंतु सरल शब्दों में आवाज़ के उतार चढ़ाव भर से सुनने वालों की आंखें नम कर देता है तब कहानी सुनाने वाले सुनने वाले से भिन्न हो जाता है। देखिए हम जो कहा कुछ मौत देखिए, मानसिकता के बौनेपन से लड़ना है, मानसिकता के बौनेपन से लड़ना है, मानसिकता के बौनेपन से लड़ना है और लड़ना है उस मानसिकता से भी जिसके तहत कुछ लोग इतने बड़े और जघन्य अपराध को दबाए रखने में अपनी शान समझते हैं। मानसिकता के बौनेपन से लड़ना है और लड़ना है उस मानसिकता से भी जिसके तहत कुछ लोग इतने बड़े और जघन्य अपराध को दबाए रखने में अपनी शान समझते हैं। देखिए अच्छा है कि फबिंग बंद करें कम से कम अपने बच्चों के सामने कम से कम फबिंग बंद करें। देखिए यहाँ पर एक कहानी ये है कि आपको एक बूढ़ा जो है वो अपने पार्क में जो था, सुबह के वक्त आपको मोबाइल चला रहा था, वो मोबाइल पर रील्स देख रहा था और रील्स देख रहा था, उसको किसी भी चीज़ पर निगाह नहीं थी, किसी भी चीज़ पर नज़र नहीं थी। अब यहाँ पे कहा गया कि मान लीजिए कि अगर उसके हाथ में किताब होती और जब बच्चे गुजरते तो वैसे उठाकर उन्हें देख मुस्कुराते या शायद उन्हें गुड मॉर्निंग कहते और तब ये दुनिया बिल्कुल अलग होती। यही वजह है कि मेरे दिल ने उन्हें फवर नाम दिया। आप अपनी आदतें देखें, आप अपनी आदतें देखें, क्या आप गुपचुप फवर हैं? कि आप अपनी आदतें देखें, क्या आप गुपचुप फवर हैं या बिंदास और गर्व से भरे फवर जैसे गार्डन में बैठे ये बुजुर्ग महाशय हैं? अगर आप अंतहीन रूप से उन लोगों के इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं जिन्हें आप जानते ही नहीं हैं और आपसे कई छोटी उम्र के लोगों के लिए बनाए उस कंटेंट को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक फवर हैं। फबिंग शब्द असल में पश्चिमी देशों में उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपने स्मार्टफोन के लिए अपने पार्टनर को नज़रअंदाज करते हैं। फबिंग शब्द असल में पश्चिमी देशों में उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपने स्मार्टफोन के लिए अपने पार्टनर को नज़रअंदाज करते हैं। ये शब्द खुद 11 साल पुराने और यह अवधारणा उससे भी पुरानी है। ये शब्द 2012 में ऑस्ट्रिया विज्ञापन एजेंसी मैकडे ने कहा था, जिन्होंने शब्दकोश की बिक्री बढ़ाने शुरू किए कैंपेन में इसका इस्तेमाल किया था और उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, स्टॉप फबिंग। अब हम देखिए आज शादीशुदा ज़िंदगी में यही वजह होती है कि यही वजह कि परिवार में देखिए क्या कि वहाँ एक खास बात देखिए क्या कि वहाँ से आपके 11 साल 2023 में घरेलू स्तर पर इंस्टाग्राम के या बहुत सारी सोशल मीडिया के बहुत सारे यूजर्स हो चुके हैं। और यही वजह है कि आपको लोग इन दिनों नोक झोंक करते लोग इन दिनों नोक झोंक करते हैं। आज की शादीशुदा ज़िंदगी में तीन लोग होते हैं। आज की शादीशुदा ज़िंदगी में तीन लोग होते हैं। जाहिर तौर पर पहले दो पति पत्नी और दोनों में से अगर कोई हाथ में मोबाइल पकड़े हैं तब वहाँ तीसरे आदमी की एंट्री होती है और वह मार्क जुकरबर्ग हो या एलन मस्क या कभी कभी बिल गेट्स भी। आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ किस उत्पाद की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। देखिए आजकल शादीशुदा ज़िंदगी में तीन लोग होते हैं। जाहिर के तौर पर पति पत्नी और दोनों में से अगर कोई हाथ में मोबाइल पकड़े हो तब वहाँ तीसरे आदमी की एंट्री होती है। वह मार्क जुकरबर्ग हो या एलन मस्क या कभी कभी बिल गेट्स या फिर आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ किस उत्पाद की बात कर रहा हूँ। शहर के बाद जब मैं घर पर लौटा, इत्तेफाक से एक खबर देखी, यहाँ देखिए इसमें जो आपको कहा गया विनोबा भावे ऐप पर खुद को मान्यता देने वाला आज की पहली परिषद होगी। नीति के तहत प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूल में किताबें पढ़ने का सत्र होगा। इसका किताबों की समीक्षा होगी। देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया है। नीति के तहत आपको प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूल्स में किताबें पढ़ने का सत्र होगा। इसके बाद किताबों की समीक्षा और उस पर चर्चा होगी। बच्चों ने क्या पढ़ा और क्या समझा, बाकी सभी चीज़ों के अलावा पढ़ने की आदत युवाओं में डाली जाएगी। अब देखिए नीति के तहत क्या यहाँ से समझिए कि नीति के तहत प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूल्स में किताबें पढ़ने का सत्र होगा। नीति के तहत प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूल में किताबें पढ़ने का सत्र होगा। इसके बाद किताबों की समीक्षा और उस पर चर्चा होगी। बच्चों ने क्या पढ़ा और क्या समझा, बाकी सारी चीज़ों के अलावा पढ़ने की आदत युवाओं में डाली जाएगी। इसके बाद एक खास जो यहाँ पर देखिए डिजिटल युग में सफलता का एक पर्सनल ब्रांड बनाइए।
देखिए यहाँ पे रिचर्ड ब्रेसन ने उचित ही कहा था कि आपका पर्सनल ब्रांड यही नहीं होता कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह भी होता है कि आप जो करते हैं उसको कैसे करते हैं। आपके कार्यों में आपके मूल्य और सिद्धांत रखने चाहिए। एक ऐसे करियर की कल्पना करें जिसमें आपको अपने यूनिक स्किल्स, नॉलेज और मूल्यों के प्रदर्शन का मौका मिले। अब देखिए यहाँ पर क्या एक खास बात आपको देखिए यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या जिसमें आप अपनी विशेषज्ञता दिखाते हुए खुद को एक थॉट लीडर के रूप में स्थापित कर सके और रेज्यूमे, कवर लेटर्स, इंटरव्यू के बिना भी नए अवसरों को अपनी तरफ खींचते रहे। यह सब संभव है पर्सनल ब्रांडिंग से, जो कि डिजिटल युग में पेशेवर सफलता पाने का सशक्त जरिया है। देखिए पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब आपके यहाँ पर है क्या, अपनी स्किल्स, नॉलेज और अनुभवों को प्रभावी तरीके से दूसरों तक संप्रेषित करना। देखिए आप क्या है कि पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है अपनी स्किल्स, नॉलेज और अनुभवों को प्रभावी तरीके से दूसरों तक पर संप्रेषित करना है। यह अपनी इंडस्ट्री या किसी जॉब कम्युनिटी में किया जाता है। इससे न केवल आप स्वयं को बेहतर तरीके से परिभाषित कर पाते हैं, बल्कि अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए नेटवर्किंग संबंधी अवसरों में एक दीर्घकालीन छाप भी छोड़ते हैं। इससे आपकी एक प्रतिष्ठा बनती है और आप नियोक्ताओं की नज़र में आते हैं। वर्तमान समय में नियोक्ताएं सोशल मीडिया पर बहुत निर्भर करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत निर्भर करते हैं, विशेषकर लिंक्डइन और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर। इसकी मदद से वे योग्य उम्मीदवारों की खोज करते हैं। उनके द्वारा लिए जाने 50-60 पर्सनल इस प्लेटफॉर्म उनके द्वारा पाए जाने सूचनाओं पर निर्भर करते हैं। वर्तमान में सभी के पास अपनी डिग्रियां और उपलब्धियां होती है, लेकिन जब नियोक्ताएं किसी उम्मीदवार खोज करते हैं तो वे रेज्यूमे या डिग्री में लिखी गई बातों के अलावा आपके बारे में कुछ और भी जाना। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि वर्तमान के दौर में सभी के पास अपनी डिग्रियां और उपलब्धियां होती है, लेकिन जब नियोक्ता किसी उम्मीदवार की खोज करते हैं तो वे रेज्यूमे या डिग्री में लिखी गई बातों के अलावा आपके बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हैं, वे यह जानना चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान और अनुभव से उनके द्वारा किए गए काम में बदलाव कैसे ला सकते हैं। अब यहाँ उनके द्वारा किए गए, अब यहीं पर पर्सनल ब्रांडिंग उनके काम आती है। इससे रिक्रूटर्स को अपने बारे में सूझबूझ मिलती है, आप एक व्यक्ति के रूप में क्या है और भीड़ से कैसे अलग हैं। मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिंक्डइन पर जो लिंक्डइन पर अपने निजी कोडिंग प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित कर सकते हैं, ताकि हेल्थ केयर सेक्टर के अपना योगदान दे सकें। हम एक बेहद प्रतिस्पर्धी समय में जी रहे हैं। जिसमें हर उम्मीदवार सबसे बेहतर करना चाहता है। देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया है। हम एक बेहद प्रतिस्पर्धी समय में जी रहे हैं जिसमें हर उम्मीदवार सबसे बेहतर करना चाहता है। अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाने से आपको दूसरी बढ़त मिल जाती है। इससे आपको एक नए अवसर भी मिलते हैं। लोग आपकी विशेषज्ञता को देखकर ही आपको नौकरियों का अवसर देते हैं। बहुत अच्छी बात कहा गया। लोग आपके देखिए इससे अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाने से आपको दूसरों पर बढ़त मिल जाती है। इससे आपको नए अवसर भी मिलते हैं। लोग आपकी विशेषज्ञता को देखकर ही आपको नौकरियों के अवसर देते हैं। इससे यहाँ पर देखिए इससे आपको नए अवसर भी मिलते हैं। लोग आपकी विशेषज्ञता को देखकर ही आपको नौकरियों का अवसर देते हैं। देखो यहाँ पर अवसर देते हैं जब आप अपनी पेशेवर प्रोफाइल में अपने को मिली पहचान और पुरस्कारों को शामिल करते हैं, तो इससे आपके लिए बेहतर अवसरों के रास्ते खुलते हैं। इससे आपकी एक पहचान भी बनती है और आपके यूनिक मैसेज, लुक और ऑनलाइन उपस्थिति के चलते लोग आप पर भरोसा कर पाते हैं। इसके लिए आपको अपनी खास शख्सियत को प्रदर्शित करना होगा और ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करना होगा जिनके मूल्य आपके मूल्यों के समान है। एक पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए उस एक एरिया की खोज करनी है जिसमें आपकी स्किल्स और आपको औरों से अलग करती हो और आपकी टारगेट ऑडियंस को एक बेहतर वैल्यू प्रदान कर पाती है। इसके लिए आपको अपनी क्षमताओं के साथ ही अपने लक्षित वर्ग को भी पहचानना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि आप जो भी करें उसके साथ वह खुद को जोड़ सके। लिंक्डइन या ट्विटर पर इंडस्ट्री
प्रोफेशनल्स के साथ सक्रियतापूर्वक नेटवर्किंग करना इसके लिए ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, पेशेवर कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, पेशेवर संस्थाओं और करियर सर्कलों से जुड़े और अपने कन्वेंशन का अधिक से अधिक फायदा उठाएं। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के साथ संवाद करें, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के साथ संवाद करें, बहुत अच्छी बात कहा गया है। देखिए ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के साथ संवाद करें। आप अपने अनुभवों का दायरा विस्तृत करने के लिए किन्हीं परियोजनाओं में भी सहभागिता कर सकते हैं। आप अपने अनुभवों का दायरा विस्तृत करने के लिए किन्हीं परियोजनाओं में भी सहभागिता कर सकते हैं या अन्य अधिकृत वेबसाइटों के भी योगदान दे सकते हैं। पर्सनल ब्रांड बनाने के एक अच्छा पोर्टफोलियो को तैयार करना भी जरूरी है। एक SEO फ्रेंडली सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाइए जिसका यूजर नेम आपके ब्रांड या कीवर्ड्स को दर्शाता हो, जिसका यूजर नेम आपके ब्रांड या कीवर्ड्स को दर्शाता है। देखिए विजिबिलिटी बढ़ाने के हैशटैग का इस्तेमाल करें। अपनी पोस्ट और विवरणों में लक्षित कीवर्ड्स को सम्मिलित करें और पाठकों को जोड़ने के लिए बेहतरीन गुणवत्ता का कंटेंट प्रकाशित करें। मूल्यवान इंडस्ट्री, यहाँ देखिए क्या कि मूल्यवान इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट रच के साझा करके भी आप अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि को सबसे शेयर कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग यानी स्किल, देखिए यहाँ पर क्या कि पर्सनल ब्रांडिंग यानी स्किल्स, नॉलेज और अनुभवों को इंडस्ट्री या जॉब कम्युनिटी में संप्रेषित करना। इससे आप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए एक छाप छोड़ते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बनती और आप नियोक्ताओं की नज़र में आते हैं। देखिए परफेक्शन अच्छा है पर इसके लिए परेशान ना रहे। देखिए कई बार परफेक्शन का भी प्रेशर बन जाता है, हर काम व्यवस्थित किया जाए, इसका इतना दबाव बनता है कि जब इसमें दिक्कतें आती हैं तो लोग उदास होना शुरू हो जाते हैं। वैसे ये समय परफेक्शन का है, लेकिन इस गुणवत्ता को दोष न बना ले। परफेक्शन की जरूरत दो स्थानों पर होती है।